गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। बेटा ऑसिलेशन तो पढ़ के हो गया पूरा, जितना थ्योरेटिकल पार्ट था हमने देख लिया बोर्ड के लेवल तक। आज हम लोग थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल में घुसेंगे। यानी देखिए सिंपल सी बात है, एक बात आप लोग समझिए, ये ऑसिलेट करने वाला जो ऑब्जेक्ट है, बराबर है ये, सुनिए, ये ऑसिलेट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रहते हैं, ये सिर्फ पेंडुलम और स्प्रिंग नहीं होता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कोई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को ले लीजिए जो पानी में तैरता है, डूबता नहीं है, तैरता है। समझे क्या करता है? तैरता है। अब आप उसको पानी में एकदम जेंटली छोड़ दीजिए तो क्या करेगा? वो तैरेगा। और पानी है स्टिल, क्योंकि पानी अगर बहेगा, पानी अगर फ्लो होगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे होते रहेगा। समझ रहे ना आप? हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी एकदम स्टिल, एकदम ऐसा। हाँ, तो पानी स्टिल, ऑब्जेक्ट ऐसा। अब आप क्या कीजिए, उसको ऊपर से थोड़ा सा दबा दीजिए, उसको ऊपर से थोड़ा सा दबा दीजिए, ज्यादा मत दबाइएगा वरना कुछ नहीं होगा। ज्यादा दबा देने से भी जो होना था वो होगा। अच्छा पहले सुन लो, थोड़ा सा नीचे दबा दीजिए, दबा दिए और छोड़ दीजिए, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे करेगा, यानी फ्लोटिंग बॉडी ऑल्सो ऑसिलेट्स। अब ये ऑसिलेशन एसएचएम होने के लिए आपको थोड़ा सा दबाना है, ज्यादा दबा दीजिएगा तो वो ऑसिलेशन एसएचएम नहीं हो पाएगा। देयर शुड बी स्लाइट डिस्प्लेसमेंट। और भी कई एग्जांपल्स है। अभी साइकिल में हवा भरते हैं, भरे कि नहीं भरे? कि बस बचपन से गाड़ी, पहले आप लोग साइकिल में हवा भरे होंगे, है कि नहीं? तो जब आप पिस्टन को दबाते हैं तो अंदर में एयर रहता है ना? और साइकिल का पंप का जो बॉडी है उसमें एक छोटा सा छेद होता है एयर फ्लो होने के लिए। आप क्या करो, सारे दरवाजे बंद कर दो, हवा ले लो अंदर, पिस्टन को ऊपर खींच के हवा ले लो अंदर और सारे दरवाजे बंद कर दो, हवा कहीं से लीक नहीं हो सकता। तो पिस्टन वही रहेगा, नीचे तो जाएगा नहीं अपने आप। अब आप उसको थोड़ा सा दबा दो और छोड़ दो तो भी पिस्टन भी ऊपर नीचे, तो पिस्टन भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो, अर्थ के अंदर में गड्ढा खोदो, इस पार से उस पार, अर्थ के बॉडी के थ्रू होते हुए एक गड्ढा खोद दो, इस पार से उस पार। ऐसा हो नहीं सकता बोलना, बट अगर ऐसा किया और किसी ऑब्जेक्ट को एक एंड से छोड़ दिया तो वो भी ऑसिलेट करेगा। बताऊंगा मैं आपको ये टॉपिक भी, समझ रहे ना मेरा बात आप? तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स है बेटा जिसको हम अच्छे से करेंगे तो हमारा एंट्रेंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने चुना है लार्ज पेंडुलम। लार्ज क्या है? मैं समझता हूं लार्ज क्या है, हंसने का नहीं, इधर देखो। अब देखो हम लोग जो पेंडुलम किए थे, मान लो कोई तो भी एक रूम है, रूम के अंदर में एक टेबल है और टेबल के ऊपर ये छत है, छत पर एक पेंडुलम लगा दिए, छत पर एक पेंडुलम लगा दिए और ये क्या है? टेबल है और ये ग्राउंड है। तो तुम्हारा ग्राउंड जो है वो स्ट्रेट है ना, तुम्हारा ग्राउंड जो है वो स्ट्रेट है ना? फिर तुम पेंडुलम को यहां ले आते हो और छोड़ देते हो, तो पेंडुलम टुडुक 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 होते रहता है। उस समय जब तुम इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए डेरिवेशन करने जाते हो तो जी किधर दिखाते हो? जी, छोटा जी किधर दिखाते हो? नीचे, नीचे दिखाते हो ना? तुम सोचो, क्या सही में अर्थ स्ट्रेट है? क्या ग्राउंड स्ट्रेट है? नहीं, ग्राउंड स्ट्रेट नहीं यार, पगला मत बनो, सालों लग गए इस चीज को आविष्कार किए हुए। ग्राउंड स्ट्रेट नहीं है, तो चलो ग्राउंड बनाते हैं, पूरा ही ग्राउंड बना दूंगा मैं आज। आहा क्या गोल बनाते सर आप, थोड़ा अंडा हो गया बोलना बट चलता है इतना। अच्छा ठीक है, तो ये अर्थ बन गया, अर्थ। तो ये सेंटर है मान लो,
बताओ, अर्थ का सरफेस का फ्लैट है? नहीं, गोल है। तो फिर मैंने स्ट्रेट क्यों बनाया? क्योंकि ये पेंडुलम इतना बड़ा नहीं है कि अर्थ उसके सामने गोल दिख सके। समझो बात को, बहुत बड़ा अगर एक पेंडुलम होता, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा पेंडुलम होता, इतना बड़ा, यानी अर्थ के साइज के कंपैरिजन में अगर कोई पेंडुलम होता, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में अगर कोई पेंडुलम मान लो होता, एक वर्टिकल बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल बना दिया, कोई पेंडुलम अगर होता अर्थ के साइज के कंपैरिजन में, ऐसा बड़ा सा पेंडुलम, सोचो, इसका लेंथ और अर्थ का रेडियस लगभग लगभग कंपेरेबल है। तो इस पेंडुलम के सामने ये अर्थ अब गोल दिखेगा जो वो है, और इस पेंडुलम के सामने अर्थ गोल नहीं दिखेगा, अर्थ फ्लैट दिखेगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये साधारण पेंडुलम है, आइडियल पेंडुलम। लेकिन अगर मान लो मैंने लार्ज पेंडुलम लिया होता, तो लार्ज का मीनिंग क्या है? लार्ज का मीनिंग है 60, नहीं, लार्ज का मीनिंग है लेंथ ऑफ पेंडुलम कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। समझे? लेंथ ऑफ पेंडुलम कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। फिर उसको क्या करो तुम, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, उसको तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो। कितना एंगल से डिस्प्लेस करोगे? कितना एंगल से डिस्प्लेस करोगे बताओ? थीटा। यहां भी थीटा ही हुआ करता था, यहां भी थीटा ही होगा, थीटा। लेकिन अब जो जी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं होगा। यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स था क्योंकि अर्थ स्ट्रेट है, छोटा सा पेंडुलम के सामने अर्थ स्ट्रेट है। लेकिन यहां पर बड़ा सा पेंडुलम के सामने अर्थ स्ट्रेट नहीं है, अर्थ गोल है। और जी का कहानी हम जानते हैं कि जी ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी इस तरफ एक्ट करेगा जी, इधर नहीं करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा जी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। mg वेट, वजन, समझे? इधर mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स था छोटा पेंडुलम के लिए, समझ गए? लेंथ ऑफ पेंडुलम l है। अब मान लो ये एंगल बन रहा है, मान लो फाई। पहले ऐसा कुछ हो रहा था क्या? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब तुमको यहां एंगल देखना पड़ रहा है कि अर्थ यानी पेंडुलम के लाइन के साथ, पेंडुलम का इनिशियल लाइन के साथ ये जो जी वेक्टर है, जी वेक्टर, वो कितना एंगल बना रहा है? फाई। अब सोचो तुम इसमें डेरिवेशन कैसे करते थे ना भाई? नीचे mg लग रहा है, अगर ऐसा एक लाइन बनाएंगे तो ये भी थीटा होगा, और इस तरफ लगेगा mg साइन थीटा, ऐसा लिखते थे, है ना? और ये डिस्प्लेसमेंट को मान लेते थे x। ओके, तो यहां पर भी ये डिस्प्लेसमेंट x ही होगा, x होगा। लेकिन जब तुम इसको ऐसा आगे बढ़ाओगे लाइन को, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, नहीं होगा, थीटा नहीं होगा, समझे? क्योंकि देखो ये वर्टिकल था इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में आ रहा था। अब ये वर्टिकल नहीं है, ये वर्टिकल के साथ फाई एंगल बना चुका है, समझे? एक वर्टिकल यहां पर बनाओ, एक वर्टिकल यहां पर बनाओ, और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वर्टिकल है, तो ये अगर फाई होगा तो अल्टरनेट एंगल के तहत ये भी फाई होगा। अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये थीटा फाई है अगर, तो ये भी फाई होगा, अल्टरनेट एंगल। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल। और ये अगर वर्टिकल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के तहत ये हो जाएगा थीटा।
समझ में आया? यानी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई हो जाएगा। ये फर्क पड़ गया, और यहां पर थीटा हो रहा था, समझ गए? तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। तो अब इस डायरेक्शन में जो mg साइन थीटा लग रहा था, इस केस में इस डायरेक्शन में जो mg साइन थीटा लग रहा था, वो अब लगेगा mg साइन थीटा प्लस फाई। और याद रखना, एसएचएम बनाने के लिए, ऑसिलेशन को एसएचएम बनाने के लिए ये x काफी कम होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट काफी कम होना चाहिए, ये थीटा काफी कम होना चाहिए, ये थीटा काफी कम होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ऑसिलेशन एसएचएम बने। समझे? तो यहां पर भी थीटा और फाई काफी कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x कम है। समझे? तो ध्यान से देखना, एक वैसा डायग्राम भी बना देता हूं जिसमें x काफी कम आपको दिखे। उससे क्या होगा, थोड़ा समझ में आपको आएगा अच्छे से। इस डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जब थीटा और फाई का वैल्यू लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से देखिए, एक डायग्राम मैं और बनाता हूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। चलिए थोड़ा बड़ा अर्थ बनाते हैं। ठीक है, चलता है। इधर देखो, अब ये मान लो है पेंडुलम। अब तुमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा, थोड़ा और लंबा करते पेंडुलम को, हल्का सा डिस्प्लेस किया। कितना? बहुत कम। ध्यान से देखना, हल्का सा डिस्प्लेस किया, यानी ये थीटा काफी छोटा होगा, काफी छोटा। और ये डिस्टेंस कितना है, x। ये डिस्टेंस है x। और ये लाइन को बना दो सीधा, जो अर्थ के सेंटर से पास होगा। ठीक है? और यहां से एक लाइन बना दो ऐसा, जिस साइड में G लगता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं, सुनो। आखिर ये तो एक पॉइंट मास होता है, इसका साइज हम फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे। यहां से लेकर, ध्यान से देखना वरना समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है ना। तो लगभग लगभग यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस ऑफ अर्थ ही होने वाला है, लगभग लगभग, है ना। और ये एंगल था फाई। अब ये लेंथ है एल। तो क्या तुम लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस? if this angle is very small, if this distance is very small, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला बाय लंबा वाला, और साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये तुम समझ गए होंगे। और यहां भी देखो, यहां भी तुम अगर मान लो साइन फाई निकालोगे, साइन फाई अगर निकालोगे, तो साइन फाई क्या होगा, सामने वाला यानी एक्स अपन लंबा वाला यानी आर। याद रखना, अगर एक्चुअली देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक आर है, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो यहां से लेकर यहां तक भी आर होगा, और यहां से लेकर यहां तक भी आर होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो क्या होगा, सामने वाला पे लंबा वाला इज आर। तो अगर थीटा काफी छोटा ही है तो साइन फाई इज नियरली इक्वल टू साइन फाई इज नियरली इक्वल टू फाई, तो फाई इज एक्स बाई आर। आई बात समझ में? अब इस चीज को मैं यहां नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि यहां पर x बहुत बड़ा है, ये डेरिवेशन का डायग्राम है ना, यहां पर x बहुत बड़ा है, तो यहां पर आप इजीली नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने यहां समझाया। समझे? हाँ, यानी ये जो है x और ये जो अर्थ का जो सरफेस है, ये लगभग लगभग सेम है, सेम ही, एक ही चीज है। समझे? यानी पैर को ऐसा ऐसा नहीं करना है, एकदम ऐसा ऐसा पैर को नहीं करना है, अर्थ के सरफेस पर खड़ा होकर थोड़ा सा ऐसा ऐसा करना है। आपको मेरा पैर नहीं दिख रहा होगा, बट हाथ समझिए, ये जमीन है, मान लीजिए ये जमीन है और ये दोनों पैर है, तो एक पैर को हिलाकर थोड़ा सा ऐसा ऐसा करना है। समझ गए? समझ गए होंगे। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, आप इसको जरूर लिखना। तो मैं यहां पर लिखूंगा सिंस
सिंस, नहीं मैं ब्लू से नहीं लिखूंगा, बाद में ब्लू मिटता नहीं है, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। सिंस थीटा एंड फाई both are very small, both are very small, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल एंड फाई इज इक्वल टू एक्स बाई आर, समझे। और इसका रीजन क्या होगा, ये सिंस का रीजन क्या होगा, या सिंस से पहले मैं रीजन लिख देता हूं, सिंस द बॉब इज डिस्प्लेस्ड slightly, therefore theta and phi both are very small, थीटा ये होगा, फाई ये होगा। और ये रहा डायग्राम। आगे बहुत इजी है। आगे आप नॉर्मल पेंडुलम के लिए क्या करते थे, नॉर्मल पेंडुलम के लिए इधर क्या बोलते थे, mg sin थीटा, आप बोलते थे कि यही रेस्टोरिंग फोर्स है। नॉर्मल पेंडुलम आप बोलते थे यही रेस्टोरिंग फोर्स है, तो आप लिखते थे रेस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा, और यहां पर लिखते थे माइनस साइन, क्योंकि वो रेस्टोरिंग फोर्स है ना, थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा इस साइड है और mg sin थीटा इस साइड है। फिर आप बाद में इज इक्वल टू क्या लिखते थे, ma, m और m यहीं पर खत्म हो गया, और साइन थीटा की जगह आप लिखते थे थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा था, वरना ऑसिलेशन एसएचएम होगा ही नहीं, ऑसिलेशन होगा लेकिन एसएचएम नहीं होगा, इट शुड बी डिस्प्लेस्ड वेरी स्लाइटली। और इस ए की जगह आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि ये एसएचएम है। समझ गए ना आप, एसएचएम देखते हुए कभी भी ए की जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद रखिएगा। और थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स बाई एल। तो याद रखिएगा, आप कभी भी जब डेरिवेशन करते हैं टाइम पीरियड निकालने के लिए, ये माइनस और आपके द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाना चाहिए, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां से आपका टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई कितना, अंडर रूट एल बाई जी, यही आता है ना। अब यहां क्या होगा, नाउ इन दिस डायग्राम दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स, ये है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा पेंडुलम का ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ होता है, यानी पेंडुलम जब इक्विलिब्रियम में था उस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है, पेंडुलम जब इक्विलिब्रियम में था उस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है, वही फोर्स पेंडुलम को, खिसका हुआ पेंडुलम को, सरका हुआ पेंडुलम को इक्विलिब्रियम की तरफ लौटाएगा, और उसी को हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, समझे। तो माइनस साइन मैंने इधर लगा दिया, यहां जगह नहीं है, तो अब मैं लिख सकता हूं बिंदास कि भाई रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा प्लस फाई। और अगले ही स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, फोर्स कभी भी किसके बराबर होता है, माइनस एम जी थीटा प्लस फाई, क्योंकि एंगल इज वेरी स्मॉल, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो मैंने साइन इग्नोर कर दिया। अब ए की जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और माइनस एम जी, थीटा की जगह मैं लिखूंगा एक्स बाई एल, और फाई की जगह मैं लिखूंगा एक्स बाई आर। अब ये एक्स एक्स और एक्स और ये माइनस माइनस एम एम कैंसिल, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है जी इंटू 1/L प्लस 1/R, समझ गए। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ये, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई टी, तो G इंटू 1/L प्लस 1/R। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, समझे, टाइम पीरियड क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, इसको पलट कर ज्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, ऐसा लिखिए, आई बात समझ में। तो यह है आपका टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला।
किसी भी पेंडुलम के लिए, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो छोटा हो। अब चलिए हम कुछ केसेस करते हैं। केस 1, इफ L टेंड्स टू इंफिनिटी, मान लीजिए एक्सट्रीमली लार्ज पेंडुलम, L इंफिनिटी हो जाएगा मान लो, तो टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 अपॉन आर इंटू जी, और 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? 0। तो क्या बचा? सिर्फ 1 बाय आर बचा। अब आर से ऊपर तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। समझे? तो अगर L टेंड्स टू इंफिनिटी है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आएगा, पता नहीं कितना आएगा, 42 मिनट्स कुछ तो भी आता है, याद नहीं आ रहा मेरे को। याद करने के मामले में अपन बहुत पीछे हैं, समझने के मामले में आगे हैं। समझा? अब इसको सॉल्व करके देखना। कुछ 42 पॉइंट समथिंग मिनट्स आता है, नहीं 84 मिनट आता है शायद। आप देख लेना सॉल्व करके, ये कितना हो रहा सॉल्व करके आप देख लेना। कुछ तो भी 84 मिनट या शायद 1 आवर, 3 वैल्यू है, कौन याद करेगा? तो समझा? तो ये केस था L टेंड्स टू इंफिनिटी। समझे? समझे बात को? अब एक और केस कर लेते हैं। ये डायग्राम मैं मिटा देता हूं, ये डायग्राम आप जरूर लिखिएगा। देखा, बोला था ना ब्लू नहीं मिटता है, ब्लू इंक मेरे को चेंज करना पड़ेगा। मिट रहा है बाबा, मिट रहा है। थैंक यू थैंक यू। एक और केस कर सकते हैं हम, केस 2। L मान लीजिए R के बराबर हो गया, तो लेंथ रेडियस के बराबर हो गया, अर्थ के रेडियस के बराबर हो गया, तो फॉर्मूला इसी को उठाएंगे हम, क्या हो जाएगा? R बाई 2G होगा ना बे? 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर 2 बाय आर, आर ऊपर, तो R बाई 2G। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अब ये भी एक कांस्टेंट आपको आंसर देगा। ये शायद 42 पॉइंट समथिंग मिनट है। समझ में आया? समझ में आया? बस हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए L R के सामने कुछ नहीं है, मान लीजिए केस 3, मान लीजिए कि L जो है वो टेंड्स टू 0 है, L R के सामने कुछ नहीं है, तो यार मैं तो फंस गया। देखता हूं करके, इस फॉर्मूला में अगर मैंने 1/0 कर दिया वो इंफिनिटी हो जाएगा। उससे बेटर मैं पहले एलसीएम कर लेता हूं। नीचे हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा L R, और नीचे हो जाएगा L प्लस R, और ये हो जाएगा G। अब इसको मैंने अगर 0 कर दिया तो टाइम पीरियड भी 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे लाऊं मैं? ये फॉर्मूला भी आना चाहिए ना? नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा? दिख रहा है कि नहीं? हाँ। क्या किया जाए रे, क्या किया जाए? L अगर वो छोटा हुआ तो फाई बनेगा ही नहीं ना। L अगर वो छोटा हुआ तो फाई बनेगा ही नहीं। ये वाला एंगल जो है अर्थ के साथ, ये वाला एंगल, L अगर काफी छोटा हुआ तो ये वाला एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि अर्थ का सरफेस फ्लैट दिखेगा। तो ये एंगल अगर बनेगा ही नहीं तो ये टर्म आएगा ही नहीं। बढ़िया। अगर L टेंड्स टू 0 हुआ तो मैं यहां लिखूंगा, ऐसे फॉर्मूला में सॉल्व नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा अर्थ सरफेस विल फ्लैट, अर्थ सरफेस सीम्स टू बी फ्लैट, फ्लैट L 0 नहीं, L वेरी वेरी लेस देन R अगर हुआ तो अर्थ सरफेस सीम टू बी फ्लैट। उस समय फाई ही 0 हो जाएगा, और फाई अगर 0 हो गया तो टाइम पीरियड वही आएगा ना, डेरिवेशन यही पकड़ेगा ना फिर। समझे? तो बड़ा मस्त है यार। अगर L R से काफी छोटा है तो टाइम पीरियड लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर L बहुत बड़ा है, L अगर R से बहुत बहुत बड़ा है, तो फिर टाइम पीरियड लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंडेंट नहीं है।
फिर एल का आप क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे हो तो अलग बात है, बट एल अगर बहुत बड़ा है तो टाइम पीरियड लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंडेंट नहीं है, और एल अगर बहुत छोटा है तो टाइम पीरियड रेडियस ऑफ अर्थ का डिपेंडेंट नहीं है। तो ये एक मस्त टॉपिक है, मुझे बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करने में। अब इससे अगर क्वेश्चन आया नीट वालों को तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर एल टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ तो टाइम पीरियड कितना होगा, आप सिर्फ ये वैल्यू याद कर लेना। अगर एल इज इक्वल टू आर हुआ तो टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप ये वैल्यू याद कर लेना, समझे। और एंट्रेंस जेडब्ल्यू वाले क्या होगा, एक एल का नया वैल्यू दे देगा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ लार्ज पेंडुलम व्हेन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 2r। तो यू हैव टू रिमेंबर, जेडब्ल्यू वाले को यह फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और नीट वालों को सिर्फ वैल्यू याद कीजिए, वैल्यू काम आएगा। समझ गए? देखते हैं कितना मिनट हुआ, एक और टॉपिक कर सकते हैं क्या? 26 ही मिनट हुआ यार, क्या मजाक है, वो तो और कर सकते हैं। चलो फिर दूसरा टॉपिक करते हैं हम लोग, अर्थ के अंदर टनल बनाना, टनल थ्रू अर्थ। ठीक है, टॉपिक का नाम हम दे देते हैं पहले, टॉपिक नंबर 2, और इसको लिखेंगे हम ब्लू से, टनल थ्रू अर्थ, टनल थ्रू अर्थ। समझे? अब हम एक अर्थ बनाएंगे, लेकिन ग्रेविटेशन का एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अर्थ बनाते हैं ग्रीन से, धरती माता हमारा ग्रीन है, थोड़ा बहुत तो ग्रीन है आज भी। और हम एक काम करेंगे, केस 1 यहां लिखेंगे, केस 1, टनल पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ, यहां से टनल पास करवाएंगे। तो ऐसा करके हम एक टनल बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया टनल एकदम आर पार, यानी इंडिया से सीधा अंटार्कटिका। इंडिया के अपोजिट में कौन है? जो भी है, अपना ज्योग्राफी बचपन में स्ट्रांग था। तो मान लो यहां से कोई ऑब्जेक्ट तुमने छोड़ दिया, और मैंने छोड़ दिया, यहां से मैंने कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जिसका मास m है, और टनल बहुत पतला है, ये नहीं कि सर मिट्टी कहां रखेंगे, और ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, बस एक क्वेश्चन है। तो मान लो ये यहां चला गया, ठीक है। अब तुम तो एक चीज जानते हो कि G ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसको G लग रहा होगा यहां, बट सवाल ये उठता है यहां पर G उतना नहीं लगेगा जितना यहां पर लग रहा था। तो ये कंसेप्ट ग्रेविटेशन का है कि हम जब अर्थ के अंदर चले जाएंगे, काफी अंदर, तो क्या वहां भी G उतना ही लगेगा जितना सरफेस पर लगता था। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, या हो गया होगा, कि भाई inside the earth G at any depth D is given by G suffix D is equal to G1 minus dy r। समझे? यानी अगर आप, सुनिए ध्यान से, तो बता ही देता हूं मैं आपको, है ना। अगर आप अर्थ के सरफेस से अंदर चले गए, कितना डिस्टेंस अंदर गए? d, तो उसको मैं डेप्थ बोल रहा हूं, d फॉर डेप्थ। वहां अगर चले गए, ठीक है, तो वहां पर G उतना नहीं होगा जितना यहां पर था, सरफेस पर G मैक्सिमम होता है। अर्थ से ऊपर गए फिर तब भी G कम होगा, और अर्थ के अगर अंदर गए तब भी G कम होगा। तो अर्थ के अंदर जाने पर जो G होगा उसको मैं GD बोल रहा हूं। सो दैट इज इक्वल टू, अगर ये पूरा रेडियस मान लीजिए r है, और ये डेप्थ अगर d है, ये डेप्थ अगर d है मान लीजिए, तो GD इक्वल टू कितना हो जाएगा पता है आपको? G इंटू 1 माइनस dy r। समझे? और किस डायरेक्शन में होगा?
वही टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, समझ गए। इसलिए सेंटर पर जी कितना होता है 0, क्योंकि सेंटर पर जब आप पहुंच जाएंगे तो डेप्थ कितना बोलेंगे r, जब आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो डेप्थ कितना बोलेंगे r, तो r बाय r 1, 1 - 1 0, तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ g इज 0। तो यहां पर g कितना है, यहां पर g है 0, g एट सेंटर, g एट सेंटर इज इक्वल टू 0। ये बात काम आएगा, थोड़ा कंसेप्चुअली समझने में यहां काम आएगा कि सेंटर पे g 0 होता है। अब समझिए बात को, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि g acts towards the सेंटर, समझे। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि ऑसिलेशन क्यों होगा। देखिए जब ये यहां पर था तो उसको सेंटर की तरफ जी लग रहा है, समझे। अब जैसे जैसे वो अंदर जा रहा है उसको जो जी लग रहा है वो कम हो रहा है, जैसे जैसे वो अंदर जाएगा उसको जो जी लग रहा है वो कम हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर जी 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये यहां से यहां तक आ चुका होगा तो एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका होगा, एक वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। जब ये यहां से यहां तक आ चुका होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन ये पॉइंट तक आने तक इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ अटेन हुआ होगा, कुछ वेलोसिटी अटेन होगा, तो ड्यू टू इनर्शिया अब वो इधर जाएगा, आगे प्रोसीड करेगा। और मान लो प्रोसीड करते करते यहां पहुंचा है, अब जब वो यहां पहुंचेगा तो उसको जी इधर लगेगा। और एसएचएम का यही तो खूबी है कि एसएचएम में एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एसएचएम में एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जब वो यहां पर था तब भी ये मीन पोजीशन है, तब भी मीन पोजीशन की तरफ है, और जब वो यहां पर है तब भी मीन पोजीशन की तरफ है। समझ गए बात को समझ गए, ठीक है पक्का। तो इसीलिए वो जब वो यहां जाएगा तो उसको इस तरफ खींचाव होगा, तो यहां आते आते फिर से वो रेस्ट पे आ जाएगा जैसे यहां पे था, और फिर से वो वापस जाएगा, और फिर यहां इनर्शिया के कारण ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा करते तो होता रहेगा। दिस इज द एसएचएम, समझे। तो फिर से बनाना पड़ जाएगा आपके चक्कर में। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि क्यों ऑसिलेट करेगा, आखिर ऑसिलेट क्यों करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ गए। धरती माता हरा कलर से टनल सेंटर बना दो, एक फिर एक टनल बना दो, टनल बना दिया। अब ये मान लो बॉडी का इनिशियल पोजीशन है, यहां पर वो रेस्ट पर था, मास m है, ठीक है। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ द बॉडी इज एट रेस्ट। अब मान लो सेंटर से डिस्टेंस देखना पड़ता है, तो सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस कुछ भी y है, मान लो, समझ लो कि सेंटर से डिस्टेंस y है, ठीक है। ढाकना सब किधर है, इधर। सेंटर से डिस्टेंस y है, तो यहां पर उसको कितना g लग रहा होगा वो देखो, कितना g लग रहा होगा। ध्यान दो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली तुमको उठा के छाप नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला में d ऊपर से मेजर हुआ है, और ये फॉर्मूला में जो डिस्टेंस है वो सेंटर से मेजर हो रहा है, समझे। तो इसीलिए 1 माइनस नहीं होगा आपके फॉर्मूले में, आप खुद करके देख लेना। नहीं समझ रहा है? ऊपर से अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो फॉर्मूला ये वाला होता है, ऊपर से। डेप्थ मतलब फ्रॉम दी सरफेस, लेकिन मेरे को तो सेंटर से चाहिए, देयरफॉर जी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होगा, नाम वही होगा जी वाई। तो जी वाई इक्वल टू, यही फॉर्मूला होगा, बस 1 माइनस नहीं होगा, जी इंटू dy y बाई आर, बस हो गया, झाला।
अब ध्यान से देखना, माइनस साइन भी होगा। क्यों? क्योंकि आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सेंटर से, डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं सेंटर से, और जी लग रहा है नीचे, इसलिए यहां माइनस साइन भी होगा। माइनस इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। बस हो गया, 2 स्टेप बाकी है यार। अब तुम डायरेक्ट लिखो, सिंस इट इज SHM, सिंस इट इज SHM, तुम कभी भी लिख सकता है। अच्छा, SHM क्यों है? क्यों है SHM? क्योंकि मेरे को दिख रहा है। SHM होने का कंडीशन क्या होता है? A प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई या x, या कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन में A प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, अगर ऐसा हुआ तो SHM है। तो मेरे को दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, द ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। समझ में आया? इसलिए SHM है। सिंस इट इज इन SHM, मैं A की जगह लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर x, मत लिख देना, तुमने यहां y डिस्प्लेसमेंट किया है तो y लिखना, इज इक्वल टू माइनस जी वाई अपॉन आर। ऐसे ही फॉर्मूला आएगा सेम, समझे? मतलब ऐसा आएगा, सॉरी ऐसा आएगा। अब क्या, माइनस माइनस वाई, वाई कैंसिल होना ही है, वरना तुम आगे नहीं बढ़ सकते, समझे? तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाई आर आ गया, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ इसका उल्टा रेशियो। निकल गया बॉस, ये है टाइम पीरियड इस SHM का। अब ये भी उतना ही आएगा जितना ये आ रहा था, 84.2 मिनट ना, जो भी है। तो इसको भी नीट वाले बच्चे याद कर लेना, इसका वैल्यू क्या आता है। समझ में आया? और JW में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत शुक्र बनाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा नीट में भी, समझा? अब केस 2, सेंटर से पास नहीं हुआ तो, सेंटर से पास नहीं हुआ तो, अभी टनल देखो डायमीटर है, टनल अगर डायमीटर नहीं हुआ तो, टनल अगर सेकेंड हुआ तो, समझे? तो एक और अर्थ बनाते हैं, उसको डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट बता देंगे, कोई टेंशन वाली बात उसमें है नहीं। यानी आप कहीं से भी अगर एक गड्ढा ऐसा खोद दोगे, ये सेकेंड है, कहीं से भी अगर आप गड्ढा खोद दोगे इस तरह से, इफ यू डिग अ टनल, केस 2, dig through any second, सेकेंड ही बोलता ना शायद इसको, हाँ। तो उस समय जब बॉडी यहां रहेगा, उस समय जब बॉडी, ये जो बॉडी है जब यहां रहेगा, तो इस डायरेक्शन में उसको जी लगेगा, लेकिन लगेगा तो उतना ही ना बे, लगेगा तो उतना ही ना, बस क्या होगा, y का कंपोनेंट आ जाएगा ना, आने दो। तो अगर मान लो ये ऐसा एक लाइन मैंने बनाया, और मान लो ऐसा एक लाइन बनाया, ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, ये डायरेक्शन है ऑसिलेशन का, तो मेरा y भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए ना। जिस डायरेक्शन में SHM होता है उस डायरेक्शन में y होना चाहिए। तो सिंपल है यार, देखो मैं बता रहा हूं, डिराइव कर देता हूं, चलो। अब मान लो ये एंगल है थीटा, मान लो दिख रहा है बराबर। अब क्या करें, यूट्यूब में जूम तो होता नहीं है, ये एंगल है मान लो थीटा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा फिर, ये मान लो कोई भी डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, मान लो कुछ भी x मान लो, चलो। तो y इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं x साइन थीटा, समझे? और g लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो मुझे g का भी इधर वाला कंपोनेंट देखना होगा, मुझे g का भी इधर वाला कंपोनेंट देखना होगा, वो कितना होगा, g साइन थीटा होगा ना, g भी कितना होगा, g साइन थीटा, यानी g इंटू वाई बाई आर,
विथ अ माइनस साइन, अपॉन साइन थीटा, सॉरी इंटू साइन थीटा नहीं, अपॉन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस के तरफ जी है, ये देखो ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा नहीं होगा, जी अपॉन साइन थीटा होगा। अब ये छोटा साइड है ना, तो अपॉन साइन थीटा होगा, समझे? और ये डिस्टेंस y था, ये डिस्टेंस y था, और ये r था, r नहीं x था। समझ में आया? तो y भी कितना हो जाएगा, x साइन थीटा। तो बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस खत्म। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि y की जगह अगर मैंने x साइन थीटा लिख दिया, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता मैं, तो कुछ तो लोचा है बॉस। नहीं लिखूंगा ना, आखिर एक्सेलरेशन तो उसको इधर ही लग रहा है ना, बराबर है। तो a की जगह मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो लग रहा है उसको इस डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आई बात? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी। वाई की जगह मैं लिखूंगा एक्स साइन थीटा, y की जगह मैं लिखूंगा x साइन थीटा अपॉन r और 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, यानी इंडिपेंडेंट x भी कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो आपको यहां भी टाइम पीरियड उतना ही मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन बात है ये, बच्चे लोग याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात है। समझना थोड़ा मुश्किल है, बट प्लीज इसको दोबारा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए कि मैंने यहां पर अपॉन साइन थीटा क्यों किया, इस पर दिमाग लगाइए, है ना। और ये मैंने क्यों सोचा, इस पर दिमाग लगाइए। याद रखिएगा, जब वो इधर से इधर आ रहा है, जब वो इधर से इधर आ रहा है, तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैं ए की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर रहा हूं। लेकिन वो आ तो इधर रहा है ना, इसलिए मैं राइट साइड में y अपॉन आर कर रहा हूं। बट टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने g का कंपोनेंट ले लिया है। तो ये सब बातें अगर आपको समझ में आ रही तो ठीक है। तो याद रखिएगा केस 1 और केस 2 दोनों में आंसर सेम है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। यानी ये जो होल है, ये जो टनल है, ये कहीं से भी पास हो, ये कहीं से भी पास हो, और ये किसी भी डायरेक्शन में हो, ये किसी भी डायरेक्शन में हो, टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। अब समय हो गया होगा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझा होगा। अगले सेशन में हम और टॉपिक्स के साथ आते हैं। 43 मिनट। ओके बॉस।